Hello student, this is Dhiresh Upadhyay and welcome back to my class of Geography Chapter First Resources and Development। स्टूडेंट हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हमने इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड पहला एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने डिस्कस किया था रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें हम ये पढ़े थे कि रिसोर्सेज कहते किसे हैं और ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमने ये समझा कि रिसोर्सेज हमारे अलग अलग बेसिस पे कैसे हम उसको कैटेगराइज करते हैं और वो किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। आज स्टूडेंट हम लोग इसका सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड द सेकंड पॉइंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थर्ड वन इज एजेंडा 21 एंड द लास्ट वन इज रिसोर्स प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। चूंकि हमने पहले चैप्टर में, पहले पार्ट में, इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज किस तरीके से हमारे लिए डेवलपमेंट के काम करते हैं, किस तरीके से वो हमें डेवलप करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम रिसोर्सेज को डेवलप कैसे करें, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं उसका अगर हम विकास करें, उसको अगर हम डेवलप करें तो उससे हमारा खुद ब खुद क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। आप इस चीज़ों को तो कॉलरेट कर सकते हैं। तो देखिए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है एज वी नो दैट कि रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो किसी भी मानव के जीवन जीने के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आप खुद इमेजिन कीजिए कोई एक ऐसा रिसोर्सेज जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हो। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा? वाटर, वेरी नाइस, एयर, सनलाइट, ये सब ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए क्या हैं, बहुत नेसेसरी हैं। तो चलिए वाटर और एयर की बात अगर हम करें, चाहे हम सनलाइट की बात करें, तो सनलाइट और एयर तो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, लेकिन वाटर क्या हो जाती है, स्कार्सिटी भी देखनी पड़ती है हमें वाटर के बारे में। आप जानते हैं ना कि अगर वाटर की कमी हो जाए तो यहाँ सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये रिसोर्सेज ऐसे कैटेगरीज में है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत नीड है, बहुत जरूरी है, बहुत नीडी है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि बाय यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन हैव क्रिएटेड देयर ओन वर्ल्ड ऑफ हाउसेज, बिल्डिंग्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज। क्या हुआ है, पिछले कई वर्षों से हमने अपनी एक दुनिया बना दी है। हम नेचर से रिसोर्सेस लेकर हमने अपनी एक दुनिया बना दी है। चूंकि मैं वाटर की बात कर रहा था तो आप जरा समझिए कि अगर हम वाटर का एक्सेसिव यूज करें तो एक समय के बाद वाटर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जबकि वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये हमने डिस्कस भी किया था। तो चूंकि वो रिन्यूएबल है, वो प्रेसिपिटेशन से दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, इसके बावजूद भी हम वाटर की कमी देखते हैं। उसी चीज को हमें समझना है कि जो चीजों को हम रिन्यू कर सकते हैं, अगर उसकी भी कमी हो जा रही है तो हमें किस तरीके से रिसोर्सेज को क्या करना है, बचा के रखना, उसको डेवलप करना है, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है, ये पूरा टॉपिक है, बहुत बेनिफिशियल। चलिए समझते हैं पॉइंट को। कह रहे हैं यहां पर कि यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमने आज के समय में नेचुरल रिसोर्सेज को इतना यूज किया है कि ह्यूमन ने अपनी एक दुनिया बना दी है। जैसे हमें आज के समय में हम नेचुरल रिसोर्सेज से क्या बनाना शुरू कर दिए हैं, हम घर पे घर बना रहे हैं, हम बिल्डिंग्स निर्माण कर रहे हैं, हम रोड्स बना रहे हैं, हमने ट्रांसपोर्ट बनाया है, हमने कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज वगैरह बनाई हैं। आखिर ये सब चीजें जो बनी हैं वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बल पे ही बनी हैं। आप घर का एग्जांपल लीजिए, जंगलों को हटाकर हमने वहां घर बनाया, इंडस्ट्री सेटअप की, तो कहीं ना कहीं हमने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या किया है, यूटिलाइज किया है, और एक्सेसिव यूटिलाइज की वजह से हमने उसको डिप्लीट भी किया है, उसका नुकसान भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या पॉइंट कह रहा है? कह रहा है कि ह्यूमंस आर डिप्लीटिंग रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर नीड। आज के समय में जो भी मानव हैं, इन्होंने अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत बड़े पैमाने पर डिप्लीट किया है। आप इंडस्ट्रीज की बात कीजिए, हम लोग जमीन से कोल निकालते हैं ना, एक्सावेट करने के बाद पता चलता है यहाँ कोल है तो हम उसको निकाल लेते हैं, हमारे लिए अगर वो यूजफुल है। तो पहले की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सारे के सारे कोल पे चला करती थी। आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कोल पे डायरेक्ट रन करती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हेल्प कर रही हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हेल्प कर रहा है अब इंडस्ट्री को कि वो अच्छे से रन कर पाए। लेकिन पहले तो पूरी तरीके से डिपेंड थी कोल पे। आप रेलवेज की बात कर लीजिए, पूरी तरीके से डिपेंड थी किस पे, कोल पे। तो ह्यूमन की सेटिस्फाई को नीड करने के लिए क्या हमने कोल का बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया है कि नहीं, डिप्लीट किया है कि नहीं? बिल्कुल किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहे कि ह्यूमंस ग्रीड लीड टू अ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ये भी बहुत बड़ी बात है। जो मानव का लालच रहा है ना, जो मनुष्य का जो लालच रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस का मतलब समझिए। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ये वर्ड क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब ये है कि आप, कोई एक व्यक्ति गलती कर रहा है और भुगतना सबको पड़े, ऐसे समझिए। कि आप ऐसे समझिए कि कुछ ऐसे स्टेट्स, एग्जांपल के तौर में हम किसी एक स्टेट ए को लेकर चलते हैं जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली उससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, उससे निकलने वाले स्मोक तो उस एरिया को पॉल्यूट करेंगे ही, लेकिन क्या सिर्फ वही एरिया पॉल्यूट होगा या कि आसपास के एरिया भी पॉल्यूट होंगे?
ऑब्वियसली आसपास के एरिया भी क्या होंगे, पॉल्यूट होंगे। यही चीजें हमें समझनी है कि जो ह्यूमन की ग्रीड है, जो हमारी लालच है, जिस तरीके से हम अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए, अपने आप को वेल स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम लोग जिस तरीके से रिसोर्सेज को लगातार यूज कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर और एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल इंबैलेंसमेंट हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे इन्वायरमेंटल इंबैलेंसमेंट हो रहा है। आप जरा समझिए कि अंटार्कटिका रीजन में जो मौजूद बर्फ है, अगर वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर पिघल रहा है, तो क्या अंटार्कटिका रीजन में कोई इंडस्ट्री है? नहीं है, है ना। देखो, इंडस्ट्री किसी और रीजन में है, लेकिन भुगतना पूरे लोगों को पड़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं सबके कंट्रीब्यूशन इसमें है, हर एक कंट्री का कंट्रीब्यूशन इसमें है। सारी कंट्रियां अपने आप को डेवलप करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेसिव रूप में यूज कर रही हैं। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली विदाउट वेस्टिंग देम इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी तक तो पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम रिसोर्सेज को कैसे डिप्लेट कर रहे हैं। अब हम पॉइंट को समझेंगे कैसे रिसोर्सेज को हम डेवलप कर सकते हैं। उससे रिलेटेड ये पॉइंट लिखा हुआ है कि यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करें, सही तरीके से अगर हम यूज करें, तो ऑब्वियसली हम रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। रिसोर्सेज को डेवलप करने का सीधा सा तरीका है, मैं 2 पॉइंट में आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपको किसी भी रिसोर्सेज को डेवलप करना है तो 2 ही तरीका, या तो आप उस रिसोर्सेज को कंजर्व कीजिए, बचाइए, या तो आप उसका कोई सब्स्टिट्यूट यूज कीजिए, है ना। सब्स्टिट्यूट यूज करने से क्या होगा, आप उस रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे आज के समय में जो इंडस्ट्रीज हैं वो कोल के बदले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से रन कर रही है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक प्रकार का सब्स्टिट्यूट है कोल का, जिसकी मदद से हम इंडस्ट्री को क्या कर पा रहे हैं, बड़े पैमाने पर रन कर पा रहे हैं। बहुत सिंपल है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो वही पॉइंट हमने शुरू में यही देखा इस टॉपिक में कि किस तरीके से ह्यूमन जो है वो अपनी नीड, अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए नेचुरल रिसोर्स को एक्सेसिव यूज कर रहे हैं और वो खत्म होते जा रहे हैं, बर्बाद होते चले जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स भी कम होते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हो ना कितना उसका प्राइस एक्सपेंसिव है। ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल है ना। आज के 50 साल पहले, 40 साल पहले जो पेट्रोल या डीजल हुआ करता था, उसकी प्राइस होती थी 15 से 20 रुपए लीटर, और आज आप यूज कर रहे हो 80 रुपीज, 90 रुपीज, किसी किसी कंट्री में 100 रुपीज भी है। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि उसका हमने इतना एक्सेसिव यूज किया है कि उसकी क्वांटिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, और इसी वजह से पॉपुलेशन बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है, और आज हम यही देख पा रहे हैं कि उसका प्राइस भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज करना कम नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं हम उसका सब्स्टिट्यूट यूज करना चाहिए। तो वही बात यहां पर दिया कि अगर हम केयरफुली, बिना वेस्ट किए अगर हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं, पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम रिसोर्सेज को बिना वेस्ट किए यूज करते हैं तो हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। लाइक वाटर, वाटर को आप उतना ही यूज कीजिए जितनी आपकी नीड हो, आप उसको वेस्ट नहीं कीजिए। जैसे आज के समय प्यूरीफायर लगाया जाता है ना, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप प्यूरीफाइड वाटर मत पियो, बिल्कुल पियो, लेकिन उस प्यूरीफाइड वाटर को प्यूरीफाई करने के बाद जो वेस्ट वाटर होता है आप उसको प्लांट वगैरह में डाल दीजिए। इससे क्या होगा? इससे होगा कि आप जो भी वेस्ट वाटर है आप उसको यूज कर लेंगे, है ना। वॉशरूम को साफ करने के लिए यूज कर लीजिए। इस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल इससे दिया। आप सब्स्टिट्यूट यूज कीजिए, उस रिसोर्स के बदले में कोई दूसरा रिसोर्स यूज कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोल के बदले में आज के समय हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपका ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि रिसोर्सेज को हमें बचाना है तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका बोर्ड में क्वेश्चन भी बनता है और हमेशा बनते रहता है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? देखिए, एक बात बताते हैं, विकास करना और विकास करते रहने में अंतर होता है। ठीक है, मतलब डेवलप होना, एक बार डेवलप कर गए, एक बार हमने बहुत सारे पैसे कमा लिए और उसके बाद हम उसी पे रुके हुए हैं, ठीक है, फिर उसको खर्च करें तो हमारे पैसे क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन एक बार पैसे कमा लिए और लगातार पैसे कमाते जा रहे हैं तो डेवलपमेंट हो गया ना। तो डेवलप हो जाना और डेवलप होते रहने में बहुत फर्क होता है। वही बात है कि एक बार डेवलप हो जाना और डेवलपमेंट को कम से कम सस्टेन रखना में बहुत फर्क होता है। पॉइंट समझते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, एक्चुअली में डेवलपमेंट किसे कहते हैं, इस यहां से ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट को कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम विकास तो कर रहे हैं, हम डेवलप तो हो रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या कल्चरली हो, जिस तरीके से भी आप डेवलप तो हो रहे हैं, लेकिन उस डेवलपमेंट के आड़े में कहीं आपका इन्वायरमेंट तो नुकसान में नहीं आ रहा। एग्जाम्पल के तौर में आज के समय में हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। इंडस्ट्रीज अलग अलग शहरों में, छोटे बड़े शहरों में लग रहे हैं। इंडस्ट्रीज तो शहर के बीच में तो लग नहीं सकता क्योंकि पॉपुलेटेड एरिया होता है शहर, तो शहर के बाहर लगता है, किसी ग्रामीण एरिया साइड में लगेगा या फिर कोई जंगल वगैरह काट के वहां लगता है। दिल्ली का एक समय था कि पूरा जंगल रहा करता था, आज वहां पर बिल्कुल आपको पेड़ की कमी दिखाई देगी। तो अगर आप इंडस्ट्रीज वहां पर लगा रहे हैं और आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, तो इंडस्ट्रीज से भले आप डेवलप हो रहे हो, आप इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे हो, लेकिन इन्वायरमेंट के बेसिस पर आप क्या हो गए, आप तो बैक आ गए, आपने इन्वायरमेंट को डैमेज किया। उसको हम कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे।
एग्जाम्पल को ऐसे कोरिलेट कीजिए। मान लीजिए एक किसान है, ठीक है। अब वो किसान ने क्या किया कि उसके पास मान लीजिए 20 बीघा जमीन है, ठीक है, 20 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है उसके पास उतनी जमीन है। उसने क्या किया, उसका सारी ज़मीनें बेच दी। बेचने के बाद उसने किसी एक जगह पे अच्छा सा घर ले लिया, एक अच्छी सी गाड़ी ले ली, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में उसने उसकी जो पैतृक संपत्ति थी उसको उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ पर लोगों को तो दिखाई देगा कि वो डेवलप कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में डेवलपमेंट नहीं है। उसने नेचुरल रिसोर्स को क्या कर दिया, बेच दिया, सबसे बड़ी बात। और दूसरा पॉइंट क्या है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन उस लैंड का यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। वही सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि फ्यूचर जनरेशन आपके उस रिसोर्सेज को यूज कर सके, तभी जाके हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? जैसे मान लीजिए कि आज अगर हम कोल का एक्सेसिव यूज कर लें, फॉसिल फ्यूल्स का एक्सेसिव यूज कर लें, हम तरह तरह के रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज कर लें और हम भले चांद पे पहुंच जाएं, जुपिटर पे पहुंच जाएं या किसी भी हम प्लेनेट पे पहुंच जाएं, बहुत सक्सेस कर लें, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी लें, लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन अगर इस चीज को नहीं एंजॉय कर पाएगी तो उसको हम कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। बात क्लियर होगी? पॉइंट वेरी नाइस। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट which take place without damaging the environment and also should not compromise with the needs of the future generation. Is that clear student? Very simple. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एजेंडा 21। चूंकि हमने बात किया डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का, तो उससे हमने समझा कि हम उसको सस्टेन करके डेवलप कर सकते हैं, और दो तरीका हमने ये भी देखा कि हम सब्स्टिट्यूट यूज करके, चाहे हम उसको बिना वेस्ट किए हुए या कंजर्व करके कर सकते हैं। सस्टेनेबल को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बेसिस पर हमारी एजेंडा 21 है, क्या है वो देखिए। एजेंडा 21 हमारे रिसोर्सेज को सस्टेन करने के लिए ही रखा गया था। उसको पढ़ते हैं, आप समझिएगा। एजेंडा 21 इज द declaration of signed by the world leaders in the 1992 at the United Nations Conference on Environment and the Development being held in Rio de Janeiro, Brazil। देखिए रियो डी जेनेरियो जो है वो एक सिटी है ब्राजील में। ब्राजील में 3 जून से 14 जून के बीच में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जो भी हेड स्टेट्स हैं, जो भी हेड कंट्री हैं यूनाइटेड नेशंस के, उस कॉन्फ्रेंस में एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था जिसमें डिस्कशन किया गया था एक पॉइंट पर कि हम किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे हम डेवलपमेंट को सस्टेन कर सकते हैं, किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर जो समस्याएं हम देख रहे हैं पूरी कंट्रियां, वो कैसे उसको बचा सकती हैं, समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन किया गया था। वो क्या पॉइंट्स है मैं यहां पर आपको पढ़ के बता रहा हूं। कह रहा कि इट इज एन एजेंडा, ये वो एजेंडा था टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड द डिजीज। क्या थी वो मेन चीज? तो इसमें डिस्कशन किया गया था इन्वायरमेंटल डैमेजेस, जो आज के समय में हम इन्वायरमेंटल डैमेजेस देखते हैं उसको हम कैसे रोकें। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीजों के ऊपर डिस्कशन किया गया था इस टॉपिक पे। नेक्स्ट बात क्या है? पॉवर्टी। आप देख रहे हो ना दुनिया में गरीबी कितनी बड़ी है ना। अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब सिर्फ गरीब रहते चले जा रहे हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। भूखमरी, फूड स्कार्सिटी जैसी समस्याएं आती हैं। बहुत ऐसे देश हैं जहां पर मतलब जो पर कैपिटा इनकम है बहुत लो है ना। वो सब चीजों से कैसे हम उभरे, उसके ऊपर प्लानिंग की गई थी। और हमारा क्या था? डिजीज, जो वर्ल्ड लेवल पर डिजीज है ना, बहुत सारे पोलियो वगैरह जैसे डिजीज चले थे। अभी आज के समय में जैसे कोरोना वायरस वगैरह तरह की बीमारियां चल रही हैं, तो इसके ऊपर भी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपना एक कमेटी बैठाकर वर्क कर रहा है ना। उसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पर जो बीमारियां फैली हुई हैं, भूखमरी से जो बीमारियां होती है, लोगों के पैर पतले हो जाते हैं, लोगों का शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमताएं कमजोर हो जाती हैं, लोगों को तरह तरह के ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों को, कैंसर जैसी बीमारियों को, एड्स जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीजों के प्रति लोगों को अवेयर कैसे करें, इन बीमारियों से बचे कैसे, उसके लिए एक पूरी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसके ऊपर लगभग 100 कंट्रियां जो थी वो पार्टिसिपेटेड थी, और उन्होंने अपने अपने एडवाइसेस रखे, अपना अपना डिस्कशन रखा और उसी के ऊपर काम किया गया। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1992 में, और 3 जून से 14 जून के बीच में हुआ था। बात समझ में आ गई? अब हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे इसमें? अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। तो चलिए इसको मिटाकर मैं आपका टॉपिक लिख देता हूं। अब हमने ये टॉपिक लिख लिया रिसोर्स प्लानिंग। तो चलिए देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि कभी भी रिसोर्स को सस्टेन करने के लिए या रिसोर्स को डेवलप करने के लिए हमें प्लानिंग की बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी काम अगर हम एक प्लानिंग पे करते हैं, एक प्लानिंग से करते हैं, प्रॉपर तरीके से वो आउटपुट देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या टॉपिक लिखा हुआ है। पॉइंट कह रहा है कि प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम रिसोर्सेज को प्लान्ड वे में अगर यूज करें तो उससे हमारा आउटपुट क्या जनरेट होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए प्लानिंग एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है, एक बहुत बड़ी रणनीति होती है किसी भी रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करने के लिए। ठीक है, कह रहे कि इन इंडिया देयर इज एनॉर्मस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज
बट द अवेलेबिलिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। कहने का मतलब क्या है इसका कि भारत में रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज क्या सब जगह इक्वल मौजूद है? बिल्कुल नहीं। रिसोर्सेज जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है प्लेस टू प्लेस पे, है ना। रीजन टू रीजन क्या है, वो वेरी करता है। रीजन टू रीजन क्या करता है, वो वेरी करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप एग्जांपल के तौर पे लेकर चलते हैं, जैसे आप बिहार और झारखंड को ही देख लीजिए। झारखंड में रिसोर्सेज बहुत बड़े पैमाने पे अवेलेबल है, वहाँ मिनरल मौजूद है, वहाँ पर आपका कोल मौजूद है ना। अगर आप वही बिहार की बात करें तो बिहार के मुंगेर क्षेत्र में बहुत कम ही मिनरल ऑयल मौजूद है, गया में बहुत कम मात्रा में माइका मौजूद है, जबकि इसके अपेक्षा 95% एक्स्ट्रा मौजूद है आपका झारखंड में। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो दो ही स्टेट के बीच में कितना का है। आप देख लीजिए हमारा सासाराम में डोलोमाइट मौजूद है, लेकिन वही अगर हम आरा डिस्ट्रिक्ट के आसपास में देखें तो यहाँ पर आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो यही चीज़ें हमें समझनी है कि जो रिसोर्सेज हमारे इंडिया में मौजूद है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश के विभिन्न विभिन्न जगहों पर, वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम उसको प्लान्ड वे में अगर यूज करेंगे तो शायद इस रिसोर्सेज का सही तरीके से सारे लोग यूटिलाइज कर सकेंगे, एक सही तरीके से सबका डेवलपमेंट होगा और सारे लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकेंगे। और इसमें क्या होगा, रिसोर्सेज का वेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो समझते हैं पॉइंट को आगे। कह रहा है कि सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट वेयर सम रीजन्स हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संसाधन जो है वो इतना अवेलेबल है कि वो अपने आप को खुद की अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है। वही दूसरे अगर राज्यों की बात करें तो वहां पर रिसोर्सेज की इतनी कमी है कि उनको दूसरे जगह से रिसोर्सेज क्या करना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने स्टेट को एक लेवल देने के लिए। इसके बाद क्या कह रहा है कि इट इज नेसेसरी टू डू प्रॉपर प्लानिंग टू बैलेंस द रिसोर्सेज एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड द लोकल लेवल। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि ये बहुत जरूरी है कि हम एक प्लान तैयार करें जिससे हम नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर हम क्या कर सके, रिसोर्सेज को एक प्लान तरीके से यूज कर सके और सबकी जरूरतें लोकल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक सेटिस्फाई कर सकें। आपको याद है मैंने इसके पहले एजेंडा 21 बताया। एजेंडा 21 में क्या हुआ था, उसमें यही पॉइंट एक इंपॉर्टेंट समझना है कि वहां पर जो भी अलग अलग 100 कंट्रीज जो बैठी हुई थी और जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बैठी हुई थी और जो एडवाइस ले रही थी किस तरीके से ग्लोबल इशू को खत्म किया जाए, उस पर उन्होंने यही बात रखी थी कि आप अपने कंट्री में जब जाएंगे, जो भी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे, वो जब भी अपने कंट्री में आएंगे तो वहां पर वो अपने स्टेट्स को एक पॉलिसी बना कर देंगे, एक तैयार कर देंगे एक पूरा डेटा कि आपको अपने अपने स्टेट में कैसे रिसोर्सेज को प्लान करना है, किस तरीके से हम डेवलपमेंट को सस्टेन कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ये चीजें उनको दी गई थी। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं पॉइंट को। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर में हम देखते हैं कि हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे क्या करेंगे। जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राजस्थान हैज द पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विंड एंड द सोलर एनर्जी बट लैक इन द वाटर रिसोर्सेज। दैट इज ट्रू। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर आपको क्या क्या रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आपको वहां पर विंड और सोलर एनर्जी बहुत बड़े पैमाने पर मिलेंगे। हिट है ना, हवाएं चलती हैं वहां पे, हम विंड से विंड एनर्जी जनरेट करते हैं, सोलर से सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन वहां पर किस रिसोर्सेज की कमी है, वाटर रिसोर्सेज को। देखिए कि अगर हम इसी की अपेक्षा वाटर रिसोर्सेज का अगर हम एग्जाम्पल में अगर हम अरुणाचल प्रदेश ले लें, अरुणाचल प्रदेश के नजदीक में मेघालय है, वहां पर चेरापूंजी, मोनसीनराम में बहुत बड़े पैमाने पर वर्षा होती है, तो वहां पर वाटर रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है ना, वहां पर वाटर रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है। वही अरुणाचल प्रदेश में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी मिलेगा। जबकि हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज कम है लेकिन विंड और सोलर एनर्जी मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ना, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें क्या करना है, हमने रिसोर्सेज के फर्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस किया था कि हमें टेक्नोलॉजी को लेते हुए, टेक्नोलॉजी की मदद से हम रिसोर्सेज को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। अगर इस तरीके से टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास मौजूद हो जाए कि हम विंड और सोलर एनर्जी को यहां से लेकर भारत के दूसरे राज्यों तक पहुंचा सकें बहुत बड़े पैमाने पे, जैसे किस तरीके से हम कैनाल से वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वायर के माध्यम से दूसरे स्टेट्स, दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाते हैं, तो अगर ऐसा हम करें बड़े पैमाने पे तो ऑब्वियसली हम विंड और सोलर एनर्जी को इस तरीके से यूज कर पाएंगे कि वो हमारे रिसोर्सेज को सस्टेन भी करेगा, हमारे डेवलपमेंट को सस्टेन भी करेगा, प्लान वे में करेंगे हम उसको। इससे हमारा क्या होगा, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज की यहां कमी है तो हम अरुणाचल प्रदेश से अपने टेक्नोलॉजी की मदद से इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करेंगे, वाटर रिसोर्स को वहां का यूज करेंगे जिससे हम राजस्थान तक पहुंचा सकें। जैसे आज मिनरल ऑयल को क्या करते हैं, पाइप के माध्यम से धरती के नीचे नीचे ही पहुंचा दिया जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक गैस पाइप के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। तो अगर इस तरीके से अगर हम वाटर को कर सकें या दूसरे भी विभिन्न रिसोर्सेज को कर सकें तो ऑब्वियसली हम इस प्लांट के तरीके से हम रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर ऑल लेक्चर। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करेंगे और हमारा जो पहला वीडियो है उसको भी जरूर जाकर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इस लेक्चर के माध्यम से। मिलते हैं अगले क्लास में एक शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।